बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ENT का जो चैप्टर है नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, वो स्टार्ट करेंगे और ये AHN का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ हमारा AHN का जो कोर्स है वो क्लोज़ हो जाएगा। सबसे पहले आई और एयर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें कि इसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ जो डिजीज़ है आई और एयर के वो पढ़ेंगे, उसके डायग्नोज और ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं, मतलब उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि मतलब एयर जो है हमारे एक सुनने का अर्गन है, हियरिंग अर्गन है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे हेड का जो पोजीशन और बैलेंस होता है वो भी एयर से कंट्रोल होता है। तो जो हमारे कान है, हमारे एयर है, उसका हमारे बॉडी में दो काम है। ठीक है। एक तो हेयरिंग का और दूसरा ये कि पोजीशन और बैलेंस कंट्रोल करना ऑफ द हेड। ठीक है। हम कान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है आउटर एयर, एक है मिडल एयर और एक है इनर एयर, मतलब 3 हिस्से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो बाहर का जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पे ख़त्म है, बाहर का एरिया और अंदर का जो एक ट्यूब है, ठीक है, ये आउटर एयर में आता है। फिर ये जो ग्रीन कलर है ये आपके पास है मिडल एयर और जो ब्लू कलर है ये आएगा इनर एयर में। तो हमारे पास इनर के मतलब एयर के जो है वो 3 हिस्से हैं। आउटर एयर की बात करें तो इसमें जो है एक है एयर पेन्ना और एक है एयर लूप। ठीक है, जो कि आउटर उसमें आते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है आउटर एयर का वो है साउंड को कलेक्ट करना। मतलब जब हम सुनते हैं, हमें कोई आवाज़ देता है या वैसे भी हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, तो उस आवाज़ को कलेक्ट करना आउटर एयर का काम है, जिस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक एनर्जी कहते हैं। एकॉस्टिक एनर्जी का मतलब ये कि आवाज़ की जो एनर्जी होती है, जो साउंड एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक एनर्जी। अच्छा, ये जो बाहर का आउटर एयर है ये इसको पकड़ लेता है, इस एनर्जी को कैच करके आगे जो हमारा कान का जो पर्दा होता है, ठीक है, जिसको हम एयर ड्रम या फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उस तरफ आवाज़ को जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये सारा जो है आउटर एयर का काम है। ये आप देख सकते हैं, ये एयर लूब और ये आखिरी जो बिल्कुल सॉफ्ट सा हिस्सा होता है इसको हम एयर पिन्ना कहते हैं। ठीक है। और अंदर का जो ये है एयर कैनाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्दा सा लगा हुआ है, ठीक है, आउटर एयर और मिडल एयर के दरमियान में, इसको हम कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर एयर ड्रम, जो कान का पर्दा कहते हैं ना वो। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास मिडल एयर। मिडल एयर जो है आपको पता है कि एयर फिल्ड स्पेस दैट कंटेन 3 टाइनी बोन्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उसी एरिया मतलब मिडल एरिया में मौजूद है। ठीक है। उन तीनों बोन्स को हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पर ऑसिकल्स कहते हैं। और उनका मेन काम क्या है कि आउटर एयर से साउंड लेके आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, मिडल एयर तक जाना, फिर मिडल एयर से आगे इनर एयर तक जाना। तो ये जो साउंड आगे जाता है ये ऑसिकल्स यानी उन्हीं बोन्स के थ्रू जाता है। इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि मेलिस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, ये इनके नाम है तीनों के। और इसमें जो स्टेपिस है ये सबसे छोटा होता है और बॉडी में भी ये सबसे छोटा बोन है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये आपको इसके शेप्स बताए गए हैं, मेलिस, इनकर और स्टेपिस, इनकस। ठीक है। और इसमें जो है आपस में ये टाइटली बाउंडेड है, मतलब आपस में ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली जुड़े हुए हैं। और ये जो है पहले साउंड आता है मेलिस के पास, फिर वो इनकस को देता है, इनकस जो है वो आगे स्टेपिस को देता है, स्टेपिस जो है उस साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आगे जाके वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये तीनों बोन्स का काम है। इसके अलावा इसमें है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ग्रीन कलर की एयर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे ईयर को हमारे माउथ और ईयर के हमारा माउथ और जो हमारा नेक है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है कान का, तो ये आपको इस तरह उसके साथ आपके नेक के साथ, गर्दन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जब भी आप ईयर में कोई ड्रॉप वगैरह डालते हो तो उसकी जो मतलब उसका जो टेस्ट होता है या जायका होता है वो आपको मुंह में फ़ील होता है। ठीक है,
क्योंकि वो यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए ये दो चीज़ें आपस में कनेक्ट है, तो इसीलिए जो है वो सारी चीज़ें हमें मुंह में फ़ील होती है। ये आपको वही बताया गया है कि ये एक नैरो ट्यूब है दैट कनेक्ट मिडल एयर टू द बेक ऑफ द नोज़ एंड थ्रोट, जो कि मिडल एयर को हमारे नोज़ और हमारे थ्रोट गर्दन के साथ कनेक्ट करता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। और जब हम खाना खाते हैं या कुछ मतलब इस तरीके का कोई अमल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से मतलब माउथ से हवा ऊपर एयर की तरफ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माउथ और एयर का प्रेशर मेंटेन रहता है और उसमें जो है कोई मसला नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब आते हैं इनर एयर पे। इनर एयर जो है इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है कॉकलिया, ठीक है, जो कि स्नेल शेप का है। कॉकलिया मैं आपको बताऊं, ये जो इस तरह गोल राउंड शेप है ना, ये इस तरह जो हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉकलिया, ठीक है। अच्छा, स्नेल शेप वही बताया गया है, स्नेल जो है गोल, उसको कहते हैं, एक किस्म का जानवर होता है छोटा सा, विच इज़ इन्वॉल्व इन हियरिंग। इसका मेन काम क्या है? सुनना। तो जो हम कहते हैं ना कि मतलब कानों की वजह से हम सुनते हैं, उसमें जो मेन आर्गन है वो है कॉकलिया। बाकी जो इससे पहले आते हैं वो एक रास्ता है जिसके ज़रिए वो वेव्स पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राउंड विंडो जो है वो इसी चीज़ में कॉकलिया में मौजूद होता है, और ये जो है कॉकलिया को मिडल एयर के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है कॉकलिया है, यहाँ पे एक राउंड विंडो होती है जो इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो इस मिडल एयर को इनर एयर के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। इट हेल्प्स एंड डैम्पन द वाइब्रेट ऑन द कॉकलिया। मतलब ये क्या करते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस आते हैं वो कॉकलिया को देते हैं और कॉकलिया फिर उसको मैनेज करके आगे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। दूसरा इसके अंदर जो ऑर्गन है दैट इज़ वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम, ये आपको जो इस तरीके के सर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर आपको तीन चीज़ें नज़र आएंगी, एक होगा सेमी सर्कुलर किनाल्स, इसके अलावा सेक्यूल और इसके अलावा यूट्रिकल, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको वेस्टिबुलर सिस्टम में मिलेंगी और इसका मेन काम क्या है? हमारे बॉडी के बैलेंस और स्पेशली हेड के बैलेंस और पोजीशन को मेंटेन करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कॉकलिया और वेस्टिबुलर सिस्टम आपको बताया गया है, ये है कॉकलिया और ये जो है वो है वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आपको मतलब जो फिजियोलॉजी है ईयर की, के जो हमारे कान है किस तरीके से काम करते हैं या जो साउंड वेव्स होते हैं वो किस तरीके से आगे ट्रांसमिट करते हैं, तो ये आपको बताया गया है कि साउंड वेव एंटर टू द आउटर ईयर देन गोज़ टू द ऑडिटरी कैनाल। मतलब आउटर एयर में जो है वो साउंड वेव आता है या फिर जो मतलब साउंड आता है, ठीक है, तो वो आगे जाके ऑडिटरी कैनाल जो ट्यूब है उसमें जाता है, जिसमें वाइब्रेशन पैदा होती है एयर ड्रम में, ठीक है। मतलब आगे साउंड जाके एयर ड्रम के साथ जो है वो टकरा जाता है या कुछ होता है और उसकी वजह से एयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से एयर ड्रम के साथ 3 बोन्स कनेक्ट है, तो उस वाइब्रेशन के ज़रिए से वो बोन्स भी जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो शुरू करते हैं वाइब्रेशन, तो वही बोन्स आगे जाके कॉकलिया के साथ कनेक्ट है और कॉकलिया के दरमियान एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन वहाँ जाता है तो उस फ्लूइड के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है जो कि इनर एयर में मौजूद है। फिर इसी तरह मतलब इनर एयर तक वो पहुँच जाता है, जो साउंड है या साउंड के जो वाइब्रेशन है वो वहाँ पहुँच जाता है और आगे ब्रेन तक जो है वो उसी तरीके से जाता है। ये आपको उसका सारा बताया गया है कि नंबर 1 जो स्टेप है वो साउंड वेव्स आएंगे बाहर से और आउटर ईयर में, मतलब इस वाले रीजन में वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसके बाद जो है वो साउंड वेव एयर ड्रम तक पहुंचेंगे, ये एयर ड्रम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे कि जो 3 टाइनी बोन्स है 1, 2 और ये वाला 3, ये जो है यहाँ से एयर ड्रम से साउंड इस तरह जाके ये जो कॉकलिया है इसके साथ मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या होता है? वाइब्रेशन शुरू हो जाती हैं। कॉकलिया जो है वो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर मतलब ये कि जो मतलब जो साउंड है उसको सेंस करना है, ठीक है, उसको फील करने के लिए वहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। स्पेशली वो हेयर सेल होते हैं, मतलब बाल जैसे कुछ सेल होते हैं जिसकी वजह से वो वाइब्रेट होते हैं और वो जाके आगे क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो स्पेशली
न्यूरॉन को लेके जाने में हेल्प करते हैं और साउंड को आगे जाके ब्रेन तक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है, क्योंकि साउंड तो नहीं पहुंचता ना ब्रेन तक, जो चीज़ पहुंचती है वो तो सिग्नल होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसीलिए वो साउंड वहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉकलिया में। और उसी तरीके से आगे जाके हमारे ब्रेन से एक नर्व आई होती है जो कि हमारे ईयर के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए फिर वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये पूरा जो हमारा साउंड का सिस्टम है या एयर का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो चलती रहती है। अच्छा, फिजियोलॉजी में वही कॉकलिया और वेस्टिबुलर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम करती है। स्पेशली जो आवाज़ को या साउंड को मतलब लेने वाले जो मेन ऑर्गन्स है ईयर के अंदर, वो कौन कौन से हैं, कॉकलिया और वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम और कॉकलिया का ये दोबारा आपको बताया गया है। एक और भी नर्व होता है यहाँ पे, क्रेनियल नर्व 8, ठीक है, और ऑडिटरी नर्व होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है, अर्गन ऑफ कार्टाई। अर्गन ऑफ कार्टाई जो है वो स्पेशली सेंसरी हेयर सेल होते हैं। हेयर सेल मतलब ये कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, साउंड को लेते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और आगे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अर्गन ऑफ कार्टाई का आपको फंक्शन पता होने चाहिए। ये आपको वेस्टिबुलर कॉकलियर का कुछ या वेस्टिबुलर सिस्टम का कुछ अर्गन बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये देखो, ये है सेमिलुनर या सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, ये है यूट्रिकल, और ये है सिक्यूली। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि साउंड वेव्स उसके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द एयर। अब हम आगे आते हैं आई की तरफ। आई आपको पता है कि सेंस ऑफ साइट है, मतलब ये कि इसके ज़रिए से हम देखते हैं। सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है, जहाँ पे हमारी आइज़ मौजूद है या पड़ी हुई है, जो कैविटी है या जो गोल सा दायरा बना हुआ है हमारे फेस के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कैविटी, जिसके अंदर हमारी आंखें पड़ी हुई है, ठीक है। और वहाँ पे एक नर्व होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। तो वो वहाँ आता है और ब्रेन से जो है मतलब वो नज़र का वो सारा सब कुछ लेके आता है, ब्लड सप्लाई सारा सब कुछ यहाँ होता है, ठीक है। और न्यूरॉन्स भी इसी के अंदर आते हैं। और ये जो है सारा जो हमारी आइज़ होती हैं वो यहाँ से कंट्रोल होती है सेकंड क्रेनियल नर्व से। ये आपको इसके कुछ लेयर्स बताए गए हैं और एनाटॉमी बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये जो पहली लेयर है, ठीक है, जो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। और ये जैसे जैसे आगे आती हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। एक शॉपर होता है ना, उसके जैसे ही स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले ये वाइट कलर का है, लेकिन जैसे ही ये इस ब्लैक के ऊपर आता है, आयरस के ऊपर, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाता है। फिर इसका नाम चेंज होके कॉर्निया बन जाता है। और जैसे ये आगे आता है फिर इसको हम दोबारा स्क्लेरा कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बीच में जो उसके ऊपर है ना लेयर, आयरस के ऊपर, इसको हम इस जगह पे कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, दूसरा आइरस है। आइरस जो है ये जो ब्लैक होल है टोटल हमारे आइज़ के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है, इसको हम कहते हैं आइरस। कॉर्निया बता दिया। प्यूपिल जो है आपके आइरस के अंदर छोटा सा एक और होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। और इसके अलावा है लेंस। लेंस जो है वो हमें बाहर से नज़र नहीं आता, ये प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है, जो कि आप आम आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको जो है आँख खोलनी पड़ेगी, अंदर जाके देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कंजक्टाइवा, ठीक है, यहाँ पे जो बिल्कुल टिप पे है कंजक्टाइवा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है, कुछ टाइम पहले कंजक्टिवाइटिस के नाम से एक बीमारी आई थी जो कि आंखों की बीमारी थी। तो मतलब वो सिंपली इस चीज़ की बीमारी थी कि ये जो लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती थी और उसको कंजक्टिवाइटिस का नाम दिया गया था, ठीक है। ये है पहली लेयर। अच्छा, दूसरी ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है ना, इस येलो कलर और वाइट कलर के बीच में ये जो रेड कलर की एक लाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोराइट, ठीक है। ये सेकंड लेयर है और ये टोटल सेकंड लेयर है। इस पूरे रेड कलर को, जो कि पूरा सर्कुलर लेयर है, इसको हम कोराइट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको
ये बिल्कुल बीच में जो थोड़ा सा वाइट कलर का नज़र आ रहा है और इससे बहुत सारी आर्टरीज निकली हुई है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। जो हमने पढ़ा ना सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, तो वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है और इससे बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स निकल जाती हैं यहाँ से, जो कि आइज़ को न्यूट्रिशन और वो सारी चीज़ें देती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी लेयर है ना, ये जो येलो कलर की है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो ये 3 लेयर है। पहला जो लेयर है दैट इज़ स्क्लेरा, और सेकंड जो लेयर है वो है कोराइड, और इसके बाद जो लेयर है उसको हम कहते हैं रेटिना। 3 मेन लेयर है, ये आपको पता होने चाहिए। इसमें भी वही आपको बताया गया कि आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस है, उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। मिडिल लेयर में जो है मिडिल लेयर या वस्कुलर लेयर है, ठीक है, इसको हम यूवियल ट्रैक भी कहते हैं। इसके अंदर कोराइड, सिलियरी बॉडी और आइरस आता है, ठीक है। और जो इनर लेयर है उसके अंदर रेटिना आता है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस पूरे लेयर के अंदर या पूरे आई के अंदर तीनों लेयरों के बाद जो है कुछ एक कैविटी आती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको हम एक्वियस फ्लूइड कहते हैं। और इसके अलावा वेट्रस ह्यूमर या फिर वेट्रस बॉडी, मतलब एक फ्लूइड होता है, ठीक है, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है, और लेंस भी मौजूद होता है। ये आपको उसकी थोड़ी सी और मज़ीद अच्छा डिटेल से एनाटॉमी बताई गई है, तो इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको सही से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, स्क्लेरा और कॉर्निया का बताया गया है कि स्क्लेरा जो है ये वाइट पार्ट ऑफ द आई है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बाहर की तरफ जो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई जो है ये बनाता है। ये पोस्टीरियरली भी होता है, मतलब पीछे की तरफ भी होता है, लेकिन पीछे की तरफ हमें नज़र नहीं आता, आगे की तरफ नज़र आता है। तो पोस्टीरियरली लेटरली भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है आगे जाके कॉर्निया बन जाता है, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको पहले बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ अ फर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट मेंटेन द शेप ऑफ द आई, मतलब वही बात है कि ये इसकी वजह से शेप कनेक्ट जो है वो मेंटेन रहता है। आई का जो शेप होता है ये स्क्लेरा और कॉर्निया की वजह से मेंटेन रहता है, और इसकी वजह से इसके साथ कुछ मसल्स भी अटैच होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और एक्सट्रिंसिक मसल कहते हैं, जो कि आइस के मसल है, वो भी स्क्लेरा और कॉर्निया के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉर्निया पे। कॉर्निया जो है मैंने बता दिया कि जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जो कि आगे जाके बिल्कुल आइरस के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया, और ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लाइट रेस पास होता है और आगे जाके रेटिना पे पहुंचते हैं। जब वो रेटिना पे पहुंचते हैं तो लाइट रेस जब रेटिना पे लगती हैं तो उसके बाद हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो रेटिना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सी द थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा द कॉर्निया इज़ कन्वेक्स एंटीरियरली। कन्वेक्स एंटीरियरली मतलब ये कि बाहर से थोड़ा सा, मतलब ये आप देख सकते हो कि ये बाहर से ना थोड़ी सी बाहर की तरफ आई हुई है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है ये। तो जब इस तरह की कोई लाइन होती है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, ठीक है। तो बाहर से ये क्या है, कन्वेक्स है, और ये लाइट को फोकस करती हैं, लाइट के जो रेज होती हैं उसको फोकस करके आगे रेटिना पे पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा कोराइड है। कोराइड का मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेड लाइन है बिल्कुल जो पूरी आई के इर्द गिर्द बनी हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोराइड, ठीक है। ये डीप चॉकलेट ब्राउन आपको बताया गया है कलर होता है इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई जो होती हैं वो कोराइड लेयर में होती है। तो इसी तरह के अक्सर सवालात भी पूछे जाते हैं पेपर में कि ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है या मोस्ट ब्लड सप्लाई आई की क्या होती है, तो ये लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी वही बताया गया है कि इसमें जो है प्यूपिल के ज़रिए आई के अंदर क्या आता है, लाइट आती है, जिसकी वजह से जो नर्व एंडिंग होती है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो जाके रेटिना पे पड़ते हैं, जिसके बाद जो है वो कोराइड में रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये स्पेशली वही चीज़ें कि मेनली लाइट जो है या लाइट रेज जो है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जब वो रेटिना के ऊपर पड़ेंगे तो फिर उसके बाद हमें चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी इज़ इंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोराइड कंसिस्टिंग ऑफ सीलियर मसल। हमारे जो आइरस होता है, ठीक है, इसके मतलब ये जो आइरस है, ठीक है,
उसके बिल्कुल साइडों पे मसल होते हैं छोटे छोटे, उसको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, जो कि स्मूथ या फाइबर मसल होता है। फाइबर का मतलब ये कि बहुत छोटे छोटे मसल होते हैं, जैसे धागा होता है ना, तो उसी की तरह, और ये एपिथेलियल सेल की तरह होते हैं या एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। It give attachment to the suspensory ligament which at other end is attached to the capsule including the lens। मतलब लेंस के साथ ये जो है वो जुड़े हुए हैं, आयरस के साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी जो शेप है वो इसकी वजह से बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है लेंस है, ठीक है, या आयरस का जो स्ट्रक्चर है, और इसके साइडों पे जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है, सीलियरी बॉडीज़ है। मतलब इन्होंने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है ताकि ये अपनी जगह पे रहें और यहाँ पे जो है अपना काम सही तरीके से हो। अच्छा, इसके अलावा है आइरस। आइरस जो है विजिबल पार्ट है, जो हमें आइज़ में जो ब्लैक कलर का नज़र आता है, ये पूरा इसको हम कहते हैं आइरस, ठीक है, जो कि सामने हमें नज़र आता है, और ये सीलियरी बॉडी के आगे होते हैं। अभी जो मैंने आपको सीलियरी बॉडी बताई उसके बिल्कुल आगे होते हैं, लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे। कॉर्निया जो है एक बिल्कुल बारीक सा जो है लेयर होता है, जो कि आइरस के बिल्कुल ऊपर होता है, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है, और इसके पीछे, आइरस के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। एट डिवाइड द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। इसकी वजह से क्या होता है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर बनते हैं, मतलब आइस के दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा वो जो आइरस के बिल्कुल सामने है, और एक हिस्सा आइरस के बिल्कुल पीछे है, ठीक है, तो दो हिस्से बनते हैं। एक को हम कहते हैं, इसके अंदर फिर जो है फ्लूइड होता है, जो आगे होता है उसके अंदर एक्वियस फ्लूइड होता है, और जो पीछे होता है उसके अंदर वेट्रस फ्लूइड या फिर वेट्रस ह्यूमर होता है। इसके अलावा है लेंस। लेंस आपको पता है कि हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकन्वेक्स बॉडी है। बाइकन्वेक्स मतलब कि दोनों साइड से वो जैसे टॉपी होती है ना, तो टॉपी चिपकी हुई होती है, उसी तरह होता है। लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द पीपल के बिल्कुल पीछे होता है। इमीडिएटली बिहाइंड मतलब बिल्कुल पीछे, जैसे ही पीपल ख़त्म होता है उसके बिल्कुल पीछे लेंस होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, लेंस जैसे मोबाइल का लेंस होता है या कैमरे का लेंस होता है, ठीक है, या चश्मे का जो लेंस होता है, वो मेनली क्या करते हैं, लाइट रेस को पकड़ के एक ही जगह पे जो है उसको फोकस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लेंस का मेन यही काम है कि लाइट रेस को पकड़ के रेटिना के ऊपर जो है वो फोकस करना है। जैसे ही आप किसी मतलब नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो, मतलब कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, उसको आप देखोगे तो वो आपको बड़ी नज़र आएगी, लेकिन आप उसको जो है वो दूर करोगे तो उसी तरह उसकी साइज़ छोटी होती जाती है और आपको छोटी नज़र आएगी। ये सारा खेल जो है वो लेंस का होता है कि जितना आप चीज़ उसके करीब लेके आओगे तो उसके ऊपर वो फोकस ज़्यादा करता है, ठीक है। जब वो फोकस आपका ज़्यादा होता है तो चीज़ आपको बड़ी नज़र आती है, लेकिन उसी चीज़ को आप दूर लेके जाओ तो फिर आपको बहुत छोटी और क्लियर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो फोकस आपका इतना नहीं होता, लेंस के फोकस से बाहर चला जाता है, ठीक है। इसमें फिर से वही आपको चीज़ें बताई गई हैं। ये देखें, ये है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया है, उसके बाद कंजक्टाइवा है। कॉर्निया जो है वो कंजक्टाइवा बिल्कुल बाहर है, कॉर्निया उसके पीछे है, और यहाँ पे जो है आइरस, और आइरस के पीछे जो है ये आपको लेंस बताया गया है कि लेंस यहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा रेटिना है। रेटिना जो है थर्ड लेयर ऑफ द आई है, मतलब इनर मोस्ट लेयर है, और एक्सट्रीमली डिलिकेट स्ट्रक्चर है। मतलब ये कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और स्पेशली जितने भी लाइट रेज होते हैं, मतलब जो भी हम देखते हैं वो रेटिना की वजह से देखते हैं। अगर किसी का रेटिना ख़राब हुआ, किसी को मतलब एक्सीडेंट हुआ है, किसी का रेटिना डैमेज है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उनको जो है चीज़ें सही से नज़र नहीं आएगी, और ब्लरी विजन या फिर इस तरीके से उसको मतलब आँख के नज़र में मसला होगा। तो रेटिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ नर्व बॉडीज़ या नर्व सेल बॉडीज़ एंड देयर एक्सॉन्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और स्पेशली न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा, सेल बॉडी और एक्सॉन्स वाले जो हिस्से होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कोराइड के साथ क्या होते हैं, अटैच होती हैं ये जो लेयर है। टुवर्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर फीवर कोन देन रॉड शेप्ड सेल। यहाँ पे रेटिना के आगे कौन सेल्स होते हैं और रॉड सेल्स होते हैं, आपको पता होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन और रॉड सेल जो है वो डिम और ब्राइट लाइट में काम करते हैं, ठीक है। तो
कोन जो है वो कम होते हैं और रॉड सेल जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द रॉड इन कोन कंटेन फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स, मतलब ये कि लाइट को देख के वो काम करते हैं। अगर लाइट कम है तो एक तरीके के सेल्स काम करेंगे, लाइट ज़्यादा है तो दूसरे काम करेंगे, कोन और रॉड, ठीक है, जो कि आगे फिर वो जाके लाइट को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखें, हर कोई चीज़ जो आपको बॉडी में फ़ील होती है, आपके ब्रेन तक जाती है, तो वो चीज़ नहीं जाती, वो नर्व इम्पल्स या सिग्नल में कन्वर्ट होके आपके ब्रेन तक जाती है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो उसका इमेज नहीं जाता आपके ब्रेन में, वो जो है सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होके आपके ब्रेन तक पहुंचता है। तो जो कोन और रॉड सेल है ये भी वही काम करते हैं कि लाइट रेज को कन्वर्ट करती हैं नर्व इम्पल्स में और वो आगे जाके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, द स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना वियर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई इज़ द ऑप्टिक डिस्क आर ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे ये जो हमारा मतलब ऑप्टिक नर्व आता है ना आई के अंदर, जो सेकंड क्रेनियल नर्व है वो आता है, और जहाँ पे ये आई के अंदर दाखिल होता है उस जगह को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, या फिर हम उसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते, मतलब वहाँ पे उसके बाद कोई आपको लाइट महसूस नहीं होगी, उसके पहले वो सारी चीज़ें जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी नर्व इम्पल्स में, और वो थ्रू द ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचेगी। ये आपको ऑप्टिक नर्व बताया गया है। ये जो येलो कलर की जगह है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं, या फिर इसको हम ऑप्टिक डिस्क कह सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आके ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है ना, तो यहाँ के आगे फिर वो सारी चीज़ें ब्रेन तक पहुँचती है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई आपको पता है कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, क्योंकि आर्टरीज़ लेके आती हैं तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। सीलियरी आर्टरीज़ होती है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। रेटिनल आर्टरी वो आर्टरी है जो कि रेटिना तक ब्लड लेके आती है, उसको हम रेटिनल आर्टरी कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई किस चीज़ के ज़रिए आती है? आर्टीरियल ब्लड के ज़रिए, और इसके अलावा रेटिनल आर्टरी जो होती हैं वो लेके आती हैं ब्लड। और वेनस ड्रेनेज भी होता है, मतलब ब्लड आता भी है और ब्लड जाता भी है। तो जो ब्लड जाता है वो वेंस के ज़रिए जाता है, ठीक है। उसमें सेंट्रल रेटिनल वेन होता है, जैसे कि रेटिनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके आती हैं, तो इसी तरह रेटिनल वेन भी होती हैं जो कि ब्लड लेके वापस जाती हैं, ठीक है। विच इवेंचुअली एम्प्टी इनटू अ डीप वेनस साइनस, जो कि आगे जाके जितना भी मतलब यहाँ से ब्लड जा रहा होता है वापस, तो एक वेनस मतलब एक बहुत बड़ा वेन होता है, उसमें जाके वो ब्लड खाली हो जाता है। द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन आर इनकेस्ड इन द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होता है उसी में, जैसे ये बहुत बड़ा पाइप है तो उसके अंदर छोटे छोटे यही पाइप आर्टरीज और वेंस के आते जाते हैं, फिर उनका काम अलग होता है। जगह इनकी एक है कि ऑप्टिक नर्व में ये आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन काम इनका जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ साइट। फिजियोलॉजी आप मतलब ये कि किस तरह हम देखते हैं। आपको पता है कि जो लाइट रेज होते हैं, ठीक है, या लाइट वेव जो होते हैं, वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड जो है वो इतने स्पीड से जाते हैं, या आप कह सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जाते हैं। ये नंबर इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं पेपर में। इतने स्पीड से वो जाते हैं, इतना है कि मतलब लाइट रेस को आप छोड़ दो तो 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय कर सकते हैं, इतना तेज़ जो है वो जाते हैं। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द आइज़ बाय ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन, मतलब जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उतनी ही फील्ड में आपको आपके आइज़ पे लाइट पड़ती है। जैसे आपकी नज़र जहाँ तक पहुँचती है तो उतनी ही लाइट जो है वो आपकी आंखों पे पड़ेगी और वो आपको चीज़ें नज़र आएगी, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन जो होता है। वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर इन द विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा कि 7 किस्म के कलर होते हैं लाइट के अंदर, ठीक है। तो जो कलर जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती और उससे वापस जो है वो मतलब बाउंस बैक होती हैं, ठीक है, तो वही चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, तो मतलब ये है कि 7 कलर जो है लाइट के, उसमें से 6 कलर ये एब्जॉर्व करती है ये लाइन, और एक कलर ऐसी है जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती, जो कि ब्लू कलर है। तो ये वापस
बाउंस बैक होता है, ठीक है। तो उस बाउंसिंग बैक की वजह से वो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जो 7 कलर है वो आपको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट ये बताए गए हैं। ये सारे कलर होते हैं जो कि रेनबो के अंदर भी मौजूद होते हैं। द रेंज ऑफ कलर ऑफ द इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। इन अ रेनबो वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज़ ब्रोकन अप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 कलर अगर किसी चीज़ के अंदर हो तो फिर हमें वो वाइट नज़र आता है। तो रेनबो के अंदर भी 7 कलर होते हैं, फिर वो हमें वाइट क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि जो वाइट कलर होता है वहाँ पे वो बारिश के कतरों की वजह से जो है वो टूट जाता है, इसीलिए फिर वो हमें सारे जो है वो कलर उसमें नज़र आते हैं, ठीक है। इसकी एक खैर फिजियोलॉजी है, ये इतना वो तो नहीं है, लेकिन ये फ़िज़िक्स में चीज़ें चली जाती है। आप मेन बस इसकी फिजियोलॉजी पे ज़्यादा वो करें, ध्यान रखें। इसके आपको कुछ मसल्स बताए गए हैं आई के, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ द आई, ठीक है। कौन कौन से हैं, मतलब जो मसल्स है आइज़ के, ठीक है, ये आपको पता है। 6 मसल्स है, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। ये साइड वाइज और ऊपर नीचे ये सारे बताए गए हैं। सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक ये जो है सारे मसल्स है जो कि आइज़ के डिफरेंट मूवमेंट के हवाले से काम करते हैं। जैसे मीडियल रेक्टस है तो ये बिल्कुल सेंटर में, लेटरल रेक्टस है तो आप अगर आइज़ को साइड पे लेके जाते हो तो ये काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आइज़ के कुछ एक्सेसरी आर्गन होते हैं। एक्सेसरी आर्गन मतलब ये कि कुछ ऐसे आर्गन जो कि डायरेक्ट आइज़ के साथ रिलेटेड नहीं है या उसका नज़र के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि आइज़ में उनका बहुत काम होता है। मतलब नज़र से उसका कोई लेना देना, लेकिन आई की हिफाजत करते हैं। जैसे हमारे आई ब्रोज, ठीक है, तो ये आई के साथ तो है, लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि किसी के अगर आई ब्रोज नहीं है तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। एक्सेसरी आर्गन के ज़रिए काम करते हैं कि आइज़ के साथ उनका थोड़ा बहुत काम होता है। जैसे आइज़ के प्रोटेक्शन करते हैं, जो कचरा वगैरह होते हैं, जो इनके ऊपर जो बाल होते हैं वो मना करते हैं, ठीक है, और आइज़ को थोड़ा बहुत हीट अप देते हैं। तो ये आइज़ के साथ हेल्प करते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं एक्सेसरी आर्गन। दूसरा है आईलिड या फिर आई लैशेज़, जो आइज़ के ऊपर जो स्किन है, ठीक है, जिस जो हम बंद करते हैं उसको हम कहते हैं आई लिड्स और आई लैशेज़, ये भी आई की हिफाजत करते हैं। और इसके अलावा लेक्रिमल अपरेटस, लेक्रिमल अपरेटस क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टीयर्स, आंसू वगैरह आते हैं तो ये क्या करते हैं, आइज़ को साफ़ करते हैं, ठीक है, आइज़ को एक किस्म का वॉशिंग देते हैं, तो इसीलिए ये आइज़ की हिफाजत करते हैं। अब इनका जो है वो कोई नज़र के साथ हमारा लेना देना नहीं है कि इसकी वजह से हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन आइज़ के साथ ये मिल के काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तो हम इसको एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम ये कंटिन्यू करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ है। इसके बाद हम आइज़ और ईयर के जो है वो सारी आपको डिजीज़ बताएंगे, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आइज़ की और ईयर की एनाटॉमी समझ आ गई होगी, चीज़ें समझ आ गई होंगी। एनाटॉमी इसकी बहुत इजी है, आपको बस इसके लेयर पता होने चाहिए। आगे हम इंशाल्लाह इसके जो टर्मिनोलॉजीज़ और इसके जो डिसऑर्डर है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।